औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर ज़हीर शाह है और हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन आज रेटिनल वेन ऑक्लूजन है। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि अ, हमारे जो रेटिनल ब्लड वेसल्स हैं, चाहे वो आर्टरी हो या वेन हो, वो कैसे ऑक्लूड हो जाते हैं और उसके ऑक्लूजन के क्या रिजल्ट्स होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, साइंस सिम्टम्स क्या होते हैं ऐसे पेशेंट्स में, और बेसिकली उसके रीजंस क्या हैं, वो क्यों थ्रोम्बोटिक हो जाते हैं, वो जो वेसल्स हैं जब वो ऑक्लूड हो जाते हैं तो ब्लड का स्टेटस क्या होता है। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो हम इसमें स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक रेटिनल वेन ऑक्लूजन है कि रेटिना में जो वेन्स हैं, स्पेशली सेंट्रल रेटिनल वेन जो है, जो मेन वेन है, वो कैसे ऑक्लूड होता है और उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो नॉर्मली जो रेटिनल वेन है वो उसका एसोसिएशन जो है वो लोकल फैक्टर्स और सिस्टेमिक फैक्टर्स के साथ है, और ये सेकंड मोस्ट कॉमन रेटिनल वैस्कुलर डिजीजेस में आता है आफ्टर डायबिटीज। पहले हमारे पास डायबिटीज था, उसके बाद हमारे पास ये रेटिनल वेन ऑक्लूसिव डिजीजेस हमारे पास आते हैं। इसमें हमारे पास ये है कि एक तो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है, और वो पॉइंट जहाँ पे वेन के ऊपर आर्टरी पास हुई है, तो जिस पॉइंट पे आर्टरी पास हुई है उस पॉइंट पे अगर आर्टरी में कोई थ्रम्बस है, थ्रम्बोसिस है या कोई और आर्टरी में मसला है, तो वो उस वेन को भी कंप्रेस करते हैं एट द पॉइंट ऑफ आर्टीरियोवीनस क्रॉसिंग। ठीक है, तो इस पॉइंट पे ये उसको प्रेस करते हैं, और हमें पता है कि लेमिना क्राइब्रोजा के पॉइंट पे आर्टरीज और वेन्स की जो शीट्स है वो एक है। तो वहां पे अगर आर्टरी में कोई थ्रम्बस या कोई इस तरह मसला आता है तो वो वेन को भी ब्लॉक कर सकता है। अब वेन जो है वो हमारे पास, हमें पता है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लेके जाता है टिश्यू से टुवर्ड द हार्ट। तो जब वेन रास्ते में बंद होगा तो ये जो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ब्लड आगे नहीं जाएगा और वो यहाँ स्टैटिक होगा, वो यहाँ पे ही रुक जाएगा। तो जब यहाँ पे जैसे ही हमारे पास वेन जो है वो ऑक्लूड हो जाते हैं, तो वेन्स में और कैपिलरीज में हमारे पास प्रेशर जो है वो राइज हो जाएगा, और वो जब राइज होगा तो यहाँ पे हमारे पास ब्लड जो है, ब्लड फ्लो वो स्टॉप हुई है, क्योंकि वेन जो है वो ऑक्लूड हुआ है। तो इस स्टॉपेज की वजह से क्या होगा कि रेटिनल हाइपोक्सिया होगा। जब रेटिनल हाइपोक्सिया होगा तो उसके रिजल्ट में हमारे कैपिलरीज जो है, कैपिलरीज के एंडोथेलियल सेल्स डैमेज होंगे, और जब वो डैमेज होंगे, रेटिनल हाइपोक्सिया हो गया, तो अब रिस्पांस में हमारे पास मीडिएटर्स रिलीज होंगे जिसको हम बीजीएफ कहते हैं। तो ये जो है ये हमारे पास वेनस ऑक्लूजन की वजह से ये रेटिनल हाइपोक्सिया और बीजीएफ की जो रिलीज है वो हो जाता है। और यहाँ पे अब जैसे वेन ऑक्लूड हो जाता है तो इस पॉइंट को अगर हम देखें, यहाँ पे ये ब्लड है जो वेन्स में वो रह गया है और ऐसे जैसे क्लॉटेड है हमारे पास। अगर यहाँ पे हम इस वेन्स को देखें तो वेन्स डायलेटेड है, बहुत डायलेटेड शेप यहाँ पे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लड इसमें रुका हुआ है, वो ब्लड आगे नहीं जा सकता। अब हम आते हैं रिस्क फैक्टर पे। तो हमारे पास रिस्क फैक्टर क्या है, सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन के रिस्क फैक्टर क्या है। तो एक तो एज है, एज तो मैक्सिमम डिजीजेस का रिस्क फैक्टर है। आफ्टर 60 एज जो है मुख्तलिफ डिजीजेस जो है वो आ जाती हैं और वो फिर मतलब इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा हाइपरटेंशन भी एक रिस्क फैक्टर है, और उसमें 25% जो पेशेंट है वो उसमें अफेक्टेड हो जाते हैं। इसके अलावा हाइपर लिपिडीमिया है, अगर लिपिड का लेवल ज्यादा हो, कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा हो, तो भी ये ऑक्लूजन हो सकता है।
उसके अलावा हमारे पास डायबिटीज है, ये वो रिस्क फैक्टर है जो हमारे सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन को और भी प्रिसिपिटेट करते हैं। अब हम आते हैं इसके टाइप्स पे। सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन के जो टाइप्स है, तो उसमें एक है हमारे पास नॉन इस्कीमिक सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन और एक है इस्कीमिक सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन। तो जो नॉन इस्कीमिक सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन है वो बेसिकली बहुत कॉमन है और 75% पेशेंट में वो होता है। So non-ischemic central retinal vein occlusion, sometimes called venous stasis retinopathy, also sometimes used to describe ocular ischemic syndrome, is more common than the ischemic form. Ischemic से ये ज्यादा common है। दूसरी बात यह है कि इसके क्लिनिकल फीचर्स में हमारे पास क्या होगा कि सडन पेनलेस मोनोऑकुलर फॉल इन विजन, मतलब यूनी ऑकुलर होगा, एक आई में होगा, और सडन पेनलेस मतलब पता नहीं चलेगा, डायरेक्ट एक आई में विजन चला जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। अगर हम इस पेशेंट की विजुअल एक्विटी ले ले तो विजुअल एक्विटी इसकी मॉडरेट टू सीवियर विजुअल लॉस होगी इस पेशेंट में। और इसके अलावा इस पेशेंट में एफेरेंट पिपिलरी डिफेक्ट जो है वो इतनी नहीं होगी, मतलब वो एब्सेंट होगी या कम होगी। इस पेशेंट में आरएपीडी इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती। इसके अलावा आईयूपी इस पेशेंट में रेज होगी और वो ज्यादातर कनेक्ट करता है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा में, क्योंकि प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा में हमने डिस्कस किया था कि जब इंट्राओकुलर प्रेशर राइज हो जाता है तो हमारे ब्लड वेसल्स पे भी प्रेशर अप्लाई किया जाता है जहाँ पे ऑप्टिक डिस्क है। तो कभी कभी जो है वो ब्लड वेसल जब वो ऑक्लूड हो जाता है तो उसकी वजह से इस्कीमिक रेटिनल चेंजेस आ जाते हैं। तो इसीलिए प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा इसके साथ एसोसिएटेड है। अगर हम फंडस एग्जामिनेशन ऐसे पेशेंट में करें तो ऐसे पेशेंट में वेनस पल्सेशन जो है वो एब्सेंट होगा हमारे पास, और जो वेन्स है वो डायलेटेड होंगे और टॉर्चस होंगे। डायलेटेड इसीलिए होंगे क्योंकि उसमें ब्लड है और वो ब्लड अब नहीं जा सकता, रास्ता बंद है, तो वो जो सारा ब्लड है उसकी वजह से ब्लड वेसल्स डायलेट होंगे और उसी डायलेशन की वजह से उससे हेमरेजेस निकलेंगे, एक्सुडेट्स निकलेंगे। तो उससे फिर हमारे पास डॉट ब्लॉट हेमरेजेस निकलेंगे, फ्लेम शेप हेमरेजेस निकलेंगे। और ये जो है ये चारों क्वाड्रेंट्स में, रेटिना के चारों क्वाड्रेंट्स में होंगे। इसके अलावा कॉटन वूल स्पॉट्स होंगे और ऑप्टिक डिस्क और मैकुलर एडिमा भी होगा, लेकिन माइल्ड होगा। इसमें जो मेन काज है विजन का, जिसमें विजन पुअर होता है, तो वो बेसिकली मैकुलर एडिमा है, क्योंकि मैकुलर एडिमा जो है वो हमारा सेंट्रल विजन को डिस्टर्ब करता है। तो सेंट्रल विजन जब मैकुलर एडिमा होगा तो सेंट्रल विजन हमारे पास डिस्टर्ब होगा। अगर हम ऐसे पेशेंट में फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें इस ऐसे पेशेंट में डिलेड आर्टेरियो वीनस ट्रांजिट टाइम, क्योंकि वहां पे ब्लॉकेज है। मास्किंग बाय हेमरेजेस, हेमरेजेस की वजह से हमें नजर नहीं आएगा। और रेटिनल कैपिलरी परफ्यूजन एंड समलेट लीकेजेस होंगे। अगर ओसीटी हम करेंगे तो उसमें हमें सिस्टाइड मैकुलर एडिमा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो वेन्स है वो डायलेटेड हैं और उससे जो लीकेजेस और फ्लूइड निकलते हैं, तो उसकी वजह से हमारे जो रेटिनल एडिमा, तो उसमें ज्यादातर कॉमन जो है मैकुलर एडिमा होगा और मैकुलर एडिमा की वजह से पेशेंट का विजन डिक्रीज होगा। अगर यहाँ पे हम इन पिक्चर्स को देखें तो ये देखें, ये हेमरेजेस हैं। यहाँ पे देखें ऑप्टिक डिस्क पे भी एडिमा है और यहाँ पे देखें टॉर्चस वेन्स है, टॉर्चस वेसल्स है और उनसे हेमरेजेस निकले हैं। हमारा फंडस जो है वो उस पे सारे चारों क्वाड्रेंट्स पे हमारे पास हेमरेजेस हैं और एडिमा होगा। इस्कीमिक टाइप में एडिमा होगा, मैकुलर एडिमा, रेटिनल एडिमा और डिस्क पे भी एडिमा हो सकता है। अब हम ट्रीटमेंट पे आते हैं। तो याद रखें कि सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन का जो मेन कॉम्प्लिकेशन है वो मैकुलर एडिमा है और सिस्टाइड मैकुलर एडिमा है और उसकी वजह से विजन डिटोरिएट होता है।
अच्छा, अब इसमें विजुअल प्रोग्नोसिस क्या है? ऐसे पेशेंट में क्या होता है? तो ऐसे पेशेंट में जो हेमरेजेस होते हैं, वो रिज़ॉल्व होते हैं 6 से 12 महीने के अंदर वो रिज़ॉल्व होता है और विजुअल प्रोग्नोसिस जो है वो अच्छा है ऐसे पेशेंट में बनिस्बत के इस्कीमिक सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन के नॉन इस्कीमिक में प्रोग्नोसिस जो ऑफ विजन जो है वो अच्छा है। और विजुअल लॉस जो है, वो जिस तरह मैंने पहले बता दिया कि वो सिस्टाइड मैकुलर एडेमा की वजह से होता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट इसमें हमारे पास मुख्तलिफ वो है। अगर हम मैकुलर एडेमा की ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें हमारे पास लेज़र इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। इसमें हमारे पास स्टेरॉइड्स और एंटी वीजीएफ जो है वो अच्छा इफ़ेक्ट उस वो देते हैं। तो वो हमारे पास अगर सिस्टाइड मैकुलर एडेमा मौजूद हो तो वो हमारे पास ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा हमारे पास बाकी जो वो है तो उसके लिए हमारे पास लेज़र फोटोकोagulation ज़्यादा अच्छा है। अगर ब्लड वेसल्स कहीं पे अगर कहीं न्यू स्क्लेराइजेशन है या लीकेजेस ज़्यादा है तो वहाँ पे फोटोकोagulation अच्छा है। इसके अलावा हमारे पास इंट्राविट्रियल जो स्टेरॉइड्स हैं, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इफ द मैकुलर एडेमा इज़ इन्वॉल्व्ड, अगर वो है। और उसके अलावा ओरल स्टेरॉइड्स भी 8 से 12 हफ्ते तक ओरल स्टेरॉइड जो है वो भी इफ़ेक्टिव है, उसका अच्छा असर है। तो ये हमारे पास जो ट्रीटमेंट है, ये हमारे पास नॉन इस्कीमिक सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन की ट्रीटमेंट है। इसके बाद फिर हम इस्कीमिक सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन डिस्कस करेंगे, जो कि एक सीवियर केस है और उसमें सीवियर विजुअल लॉस होता है और इंशाल्लाह उसमें फिर हम उसकी सारे क्लिनिकल फीचर्स डिस्कस करेंगे।